मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज, डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जयपुर दौरा, आपके चुनावी गारंटी की करेंगे घोषणा, जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब में बाढ़ के मुआवजे को लेकर किसान यूनियनों का आज धरना, 2 दिसंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में 5 किसान संगठनों की हुई थी बैठक। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली शराब नीति घोटाले में 2 मामले पर होगी सुनवाई। G20 को लेकर दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी, 8 से 10 सितंबर तक कई मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी 2 आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। आप देख रहे हैं किंग न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी आज करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आज लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम। 100 कनिष्ठ सहायक को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 100 कनिष्ठ सहायकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के कनिष्ठ सहायक, 100 कनिष्ठ सहायक को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के हैं कनिष्ठ सहायक। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र। कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। आज लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 कनिष्ठ सहायक को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के कनिष्ठ सहायक। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, आपसे जानना चाहेंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि लोक भवन में 100 कनिष्ठ जो अल्पसंख्यक सहायक है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि ये जो जगह थी वो काफी टाइम से खाली चल रही थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के जो कनिष्ठ सहायक है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही जो कंप्यूटर सहायक है उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ये प्रयास कर रही है कि जितनी भी भर्तियां हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जिसको लेकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ खुद ज्यादा से ज्यादा जहां और ज्यादा से ज्यादा जितना भी विभाग है उन पे खुद नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। जी, साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण के अलावा सीएम योगी का अन्य किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम? अरमान, जानना चाहेंगे कि सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, उसके अलावा अन्य प्रकार का कोई कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे नियुक्ति पत्र है, क्योंकि कोसी उपचुनाव भी है। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो घोसी उपचुनाव है उस पे भी नजर रखेंगे। और बाकी जो नियुक्ति पत्र 11 बजे से आपको बता दें 11 से 12 बजे तक ये कार्यक्रम है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कुछ और दौरे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि सीएम योगी आज 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम होगा। बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है जिसमें 100 लोगों को 100 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। आज 11 बजे से ये कार्यक्रम होना है। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के कनिष्ठ सहायकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा। तो वहीं खबर लखनऊ से है, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव में तैयारियां पूरी। घोसी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। घोसी उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने। 4,30,394 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई जाएगी। किसी भी शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। बता दें कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर रखेंगे निगरानी। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर रखेंगे निगरानी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की होगी तैनाती। तो बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल होना है मतदान। घोसी उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तो वहीं बता दें कि 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं। तो सिद्धार्थ, इतनी सारी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें आपको कि मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव होने वाला और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाला है। और देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पीएससी बल की कई कंपनियां, आरएएफ है और सीआरपीएफ को भी उतारा गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो घोसी विधानसभा में लगभग यहाँ पे जो है 239 मतदान है और 455 मतदेय स्थलों पर चुनाव होना है। जो यहाँ के अगर देखा जाए तो जो बूथ संख्या जो है, जो संवेदनशील है, वहाँ काफी फोर्स उतारा गया है। वहाँ देखा जाए तो आरपीएफ को लेकर सीआरपीएफ तक पूरा काफी उतारा गया और लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपना जो मतदान करना है वो शांति ढंग से करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता अरमान आसिफ। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मतदान करने जो लोग जाते हैं उनका जो लिस्ट में नाम नहीं होता है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो अगर इस प्रकार की कोई परेशानी सामने आती है तो उस पर प्रशासन क्या कुछ करेगा? अरमान, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव है जिसमें दोनों पार्टियों ने अपने पूरे दमखम लगाया है और अब बीते दिन से प्रचार तो बंद हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो सपा का डेलीगेशन था वो इसी डर को लेकर निर्वाचन आयोग भी गया था कि जो सपा के जो बूथ स्तर है और जो सपा के जो समर्थक है उनका कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और वोट ना डालने के लिए तमाम तरीके के
धमकी दी जा रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी काफी सख्त दिखा है। हालांकि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे इस तरीके का इल्जाम लगाया है, क्योंकि बीते दिन भाजपा भी निर्वाचन आयोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गई थी। उन्होंने ज्ञापन दिया था निर्वाचन अधिकारी को। तो इसी सब मुद्दों को लेकर दोनों पार्टी भी जुड़ी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें घोसी उपचुनाव की, तो कहीं ना कहीं ये जो सीट थी वो पहले ही सपा के पास थी, जो कि दारा सिंह, क्योंकि बाद में पार्टी छोड़ दी थी, फिर उसके बाद उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं सपा के लिए भी एक अपनी साख बचानी है घोसी उपचुनाव में। तो जिसको देखते हुए दोनों पार्टी अपनी दमखम लगाई हुई है। और साथ ही हमको बता दें कि देखा जो इंडिया गठबंधन है उसका भी कहीं ना कहीं एक झलक इसमें देखी गई है, क्योंकि जो अभी नए चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आए हैं अजय राय, वो भी सपा के लिए प्रचार करते हुए घोसी उपचुनाव में देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जितने गद्दावर नेता हैं वो भी घोसी का दौरा कर रहे हैं। तो एक तरफ दारा सिंह है तो एक तरफ सुधाकर सिंह है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि अब जो 7 तारीख को रिजल्ट आना है उसमें क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मतदान स्थल पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही लोग कई तरीकों से फर्जी वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? जी बता दें कि अगर कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो देखा जाए जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पे सबसे अधिक जो है वहाँ पे फोर्स लगाया गया। वहाँ पे सबसे पहले चेकिंग किया जा रहा है। वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे आधार कार्ड मिलाया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पे है आपका चेकिंग किया जाएगा कि आप एक बार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव में जिसको वोट डालना वो पूरे हर सुविधा से वहाँ प्रशासन लैस है। उनको चेक करके ही अंदर भेजा जाएगा कि क्या आप पहली बार मतदान कर रहे हैं या फिर कहीं और करके दोबारा आ रहे हैं। इसको निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पे जगह जगह देखा जाए तो इसके लिए अगर जो जहाँ महिला रहेंगे उनको महिला फोर्स भी सबसे ज्यादा घोसी विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया है कहीं ना कहीं बाहर से, कि इस बार जो फर्जी वोट है उसको पूर्ण रूप से बचाया जाएगा। और देखा जाए घोसी की बात करें, घोसी विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। और दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव का जैसे कल चुनाव होने वाला है तो जैसे उनका देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी जितने भी अगर संवेदनशील जो बूथ है यहाँ पे हैं वहाँ पे प्रशासन सबसे अधिक ड्यूटी में लगाई गई है। जी बिल्कुल। कई कंपनियों का वहाँ पे। जी बिल्कुल। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है प्रशासन ने, उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेगा? साथ ही जो जनता का झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ सपा है जो इंडिया गठबंधन के साथ है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जी बिल्कुल। देखिए बता दें कि जो आपने कहा कि अगर कोई इस तरह की करता है तो उस पर प्रशासन का क्या रुख होगा। देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो काफी सख्त दिख रहा है। तमाम चुनाव आयोग ने जो थी वो पूरी तैयारी कर ली थी घोसी उपचुनाव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी हाई प्रोफाइल चुनाव बन गया है। तो एक तरीके से चुनाव आयोग काफी तैयारियों से है। लेकिन और जो दूसरी बात कही कि जो जनता का उसका रुख किस तरफ है, वो देखिए अभी कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के भी काफी गद्दावर नेता प्रचार में लगे थे। तो तमाम ऐसे जो नेता थे, चाहे हम बात करते प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, चाहे हम बात करें डिप्टी सीएम, तो तमाम ऐसे बड़े गद्दावर नेता थे तो लगातार रैलियां कर रहे थे और जनसभा भी देखी जा रही थी अच्छी खासी उनके रैलियों में। और वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो सपा में भी काफी भीड़ उमड़ती दिख रही थी। और क्योंकि सपा के भी काफी स्टार प्रचारक उतारे थे, सपा ने सबसे पहले घोसी उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां कर ली थी। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा से पहले, क्योंकि सपा का वो गढ़ रहा है, सपा इससे पहले चुनाव जीत के आई है, तो देखिए कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं ये एक कांटे की टक्कर दोनों पार्टी के लिए होगा। तो अब ये जो क्या निर्णय आता है वो चुनाव रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि किसके खेमे में ये सीट जाती है। जी बिल्कुल। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि कल घोषी उपचुनाव के मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएंगे। मतदान स्थल पर प्रशासन ने सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। वहीं मतदान स्थल पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी प्रकार का कोई धोखे से कोई एक ही इंसान 2 बार वोट ना डाल दे, इसके लिए भी प्रशासन ने कड़ाई बरती है। साथ ही पुलिस फोर्स और बाकी भी फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिलेगी। बता दें कि सपा जो है वो घोषी जो है वो सपा का गढ़ रहा है, तो वहीं पर अभी सपा इंडिया गठबंधन में शामिल है। कई बार कांग्रेस के नेता अजय रॉय भी सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। तो वहीं देखना होगा कि जनता का रुख किस तरफ जाता है, बीजेपी को जनता चुनती है या फिर सपा को, इसका फैसला जो है वो 7 तारीख को आएगा। फिलहाल कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएगा। मतदान स्थल पर प्रशासन ने सभी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। आपको बता दें कि आप अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र को लेकर भी जाकर वोट डाल सकते हैं। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील आज हड़ताल पर। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल। सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील हड़ताल पर। अपनी अदालतों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। यूपी बार काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला। प्रेस नोट के जरिए वकीलों को हड़ताल की दी जानकारी। प्रेस नोट के जरिए वकीलों ने हड़ताल की जानकारी दी है। मामले में कड़ी कार्रवाई करने की वकीलों की मांग है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाईकोर्ट बार ने अलग से लिया था हड़ताल का फैसला। तो बता दें कि हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील आज हड़ताल पर हैं। बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह फैसला लिया गया है। आज हड़ताल करने का यह फैसला लिया गया है। बता दें कि सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी वकील हैं वो सभी हड़ताल पर है। अपनी अदालतों के बाहर प्रदर्शन कर सभी वकील विरोध प्रदर्शन जताएंगे। यूपी बार काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। प्रेस नोट के जरिए वकीलों ने हड़ताल की जानकारी दी थी। मामले में कड़ी कार्रवाई करने की वकीलों की मांग है, जिसके चलते आज विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। वहीं हाईकोर्ट बार ने अलग से हड़ताल का फैसला लिया गया था। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आज हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील हड़ताल पर। बीते दिनों हापुड़ में हुई घटना पर हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के संबंध में आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। आज बता दें कि प्रेस नोट के जरिए हड़ताल की जानकारी वकीलों ने दी थी। तो वहीं यूपी बार काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। प्रेस नोट के जरिए वकीलों ने हड़ताल की जानकारी दी थी। मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग के चलते वकीलों ने आज हड़ताल का फैसला लिया गया है। वहीं हाईकोर्ट बार ने अलग से इस हड़ताल का फैसला लिया था। बता दें कि आज हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील हड़ताल पर हैं। बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज ये हड़ताल का फैसला लिया गया है। सभी अदालतों में आज वकील हड़ताल पर हैं। अपनी अदालतों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से, वहीं संवाददाता सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, शांतिपूर्वक या फिर किस तरह से? आपसे बता दें, प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अधिवक्ता है उन्होंने ये लिखित दिया है और लिखित देने के बाद उन्होंने कहा है कि हापुड़ में जो महिला जो अधिवक्ता को जो पीटा गया और जो पुलिस थे उन पे पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, कहाँ का नियम है, कहाँ कानून है,
जो कि महिलाओं को भी और अधिवक्ताओं को भी पीटा जाता है। और इसी को देखते हुए उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है। आज जब से घटना घटी है तब से कहीं ना कहीं ये गुनगुनाहट थी कि भाई ऐसा करना निंदनीय है, पर लेकिन आज जो है ये तूल पकड़ रखा है, क्योंकि कहीं उन्हें लग रहा है कि मेरी बातों को सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने यार तूल पकड़ाया है। हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट खुला है, पर लेकिन जो अधिवक्ता है कार्य नहीं करेंगे, जो होना चाहिए वो कार्य नहीं करेंगे। जो दूर दूर से आपसे बता दे जो आए हैं क्लाइंट उनके, वो जैसे कि आपसे बता दें हाईकोर्ट तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कोर्ट है, इससे बड़ा कोर्ट ही नहीं है। उसी को देखते हो जो वहाँ दूर जैसे मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर आप जो पश्चिमी एरिया के जो लोग बाग आते थे वो 3-3 4-4 दिन से आकर के यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, और उन परेशानी के कारण वो ये कह रहे हैं कि मांग इनकी पूरी होनी चाहिए, और नहीं तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि वो दूर से आते हैं और आने के बाद यहाँ रहना, खाना पीना सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसे देखते हुए जो वो अपनी जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता से भी कह रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन कोई सुनने में तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जो अधिवक्ता एक्ट है वो एक्ट को मानी जाए, और प्रोडक्ट है उसे मानी जाए, और हमारी मांगे माननीय योगी तक पहुंचाई जाए, और पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो छोटी छोटी तहसीलें हैं, तहसीलों में भी इसका असर देखने मिला, जैसे कि आसपास के यहाँ पे हड़िया हुआ, बारा हुआ और करचना हुआ, मेजा हुआ, कोराव हुआ, तो उनमें भी ये असर आज से दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो नहीं था, लेकिन ये असर आज से दिखाई दे रहा है। अधिवक्ताओं को मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है, और सबसे बड़ी बात है पुलिस को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि महिला अधिवक्ता को जो पीटे। जी राहुल, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में हड़ताल की क्या स्थिति है, साथ ही जितना भी कामकाज है, कानूनी कार्यवाही जितनी भी होती है तो वो तो ठप हो गई होंगी, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी अरविंद का आपको बता दें कि जिस तरीके से हापुड़ की घटना हुई उसमें वकीलों में एक बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में बड़ी शर्मसार बात हो रही है। कहीं पर वकीलों की हत्या हो रही तो कहीं पर वकीलों को लाठियों से बहुत बुरी तरीके मारा जा रहा है। और यहीं पर अरविंद अगर देखा जो सबसे बड़ी और जो सबसे दुखद बात है वो एक महिला अधिवक्ता के ऊपर लाठी चलाने वाली बात जो सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक शर्मसार करने वाली बात है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत संगठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने भी इस मामले को हरी झंडी दिखा दी है कि आज जितने भी उत्तर प्रदेश के वकील हैं सभी हड़ताल पर रहेंगे। अमित जी, सभी उत्तर प्रदेश के जितने वकील हैं सभी हड़ताल पर रहेंगे। और आपको बता दें इस हड़ताल से जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो आम लोगों को आ रही है, क्योंकि जो लोग कई बहुत दूर दूर से कल से ट्रेन पर बैठे हुए चले, जिनको जानकारी नहीं हो पाई है, आज अपनी वो तारीख लेने आए हैं, आज अपनी सुनवाई कराने आए, तो ऐसे लोगों को आज वापसी जाना और तारीखें ना मिलना ये अविंद का कहीं ना कहीं बड़ा विषय है। और हो सकता है कि किसी को सही जानकारी ना मिलने के कारण उसके खिलाफ वारंट भी हो सकता है। तो ये कई समस्याएं सामने आ रही है अविंद का, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के, इस हड़ताल को लेकर के वकीलों ने जो सख्ती दिखाई है ये देखने वाली बात है। और जो वकीलों के साथ अभद्रता पुलिस की तरफ से की गई है, इसमें वकीलों की मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पे कड़ी से कड़ी और ठोस से ठोस कार्रवाई हो। जी अविंद जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ जो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वकील, तो उस पर क्या अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान लिया है, या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी मिल रही हो कि वो इस मांग पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत ये प्रदर्शन खत्म कराया जा सके वकीलों का? देखिए, ये तो पुलिस की रवैया होती है, जांच पे जांच, तारीख पे तारीख, जांच पे जांच और तारीख पे तारीख होती है। कोई विशेष इसमें कोई अभी तक नहीं खुलासा आया। सिर्फ पुलिस क्या करती है, अपने ऊपर किसी और के ऊपर होता है तो कार्रवाई करने में आगे हो जाती है, लेकिन आम आदमी परेशान होता है और अपने ऊपर आता है तो कहते हैं जांच हो रही है। तो आपसे बता दें कि जांच हो रही है, जांच अब देखो कब खत्म होती है महोदय। अब जो जांच का विषय है, जांच पे अटकी है सारी वकीलों की उम्मीद।
अब कब तक जांच पूरी हो जाएगी ये तो जांच अधिकारी ही बताएंगे। और पर लेकिन अभी तक न कोई नेता बोला है न प्रणेता बोला है, काम तो सारा ठप्प है, जनता परेशान है और वकील धरने बैठे। सबसे बड़ी बात है जो स्तंभ है वो स्तंभ, चौथा स्तंभ जो है इस समय खतरे में पड़ा है, उसके ऊपर जो इस समय कार्य किए गए हैं वो बहुत ही गलत है। हम वकीलों की बात छोड़ दे, जो महिला वकील थे उस पर क्यों लाठीचार्ज किए? सबसे महत्वपूर्ण बात, हम नहीं अधिवक्ता पूछ रहे हैं इस बात को कि महिला जो वकील थी उसे क्यों मारे, इन्हें मारने से क्या फायदा मिलता है और महिला क्या कर रही थी? इसे कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल जो है इसमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि सरकार चाहती है, सरकार इनके ऊपर अंकुश कस रही है, पर लेकिन ये अभी वही है जो पहले थे, उसी सिस्टम में कार्य कर रहे हैं। पर लेकिन जो अधिवक्ता है अब की बार पूरी संगठन के साथ पूरी मजबूत लगे हुए हैं। हो सकता है कि जांच सही आए, जांच रिपोर्ट पाने के बाद कार्रवाई जो है इन पे की जाए, इनका जो मनोबल है इनका टूटे, क्योंकि पुलिस सिर्फ करती क्या है, आम जनमानस के ऊपर कार्रवाई करती है, अपने ऊपर तो सब बचाना चाहते हैं, सब वही कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आगे भी हड़ताल जारी रखा जाएगा? इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक अगर वकीलों के पास से मिल रही हो तो? जी अविंदिका, आपको बता दें बाउर काउंसिलिंग के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ जी ने साफ तौर पर वकीलों को हरी झंडी दिखाते हुए ये बोल दिया कि वकीलों के साथ बर्बरता और वकीलों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती, हमारी बातों को नहीं समझती तो वकील बहुत बड़ा आंदोलन करने के तैयार है। वकीलों का साफ कहना है, अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि वकील रोडों पर उतर जाएंगे और पब्लिसिटी भी परेशानी होगी और तमाशा भी बनेगा। इससे अच्छा है कि जो बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष शिव किशोर जी ने बोला है कि हमारी मांगों को मानकर जो सच हो, जो घटना की जानकारी है उस पे बिल्कुल सही मोड़ पर जाके, बिल्कुल सही दिशा निर्देश पर जाकर के जो उच्च कार्रवाई है वो की जाए अविंदिका। और इसमें जो जूनियर वकील हैं, जो वकीलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें भी काफी रोष देखने को आ रहा है और कहीं ना कहीं अविंदिका इस तरीके के मामलों से उनका जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है। जो जूनियर वकील है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे सीनियरों के साथ ऐसा हो रहा है तो वकालत करने का क्या फायदा है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये मामला लगातार बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। वकीलों की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं होगी तो वकील रोड पर आने के लिए मजबूर होंगे। जी अविंदिका। जी और सुरेश, साथ ही क्या जो जिस महिला पर लाठीचार्ज किया गया था उसकी तरफ से कोई बयान आया हो? जी अविंदिका, देख लें महिला का जो बयान आया तो उसमें महिला ने भी साफ तौर पर कहा है कि महिला होने के बाद भी मुझे जिस तरीके से लाठियों से पीटा गया है तो मैं सरकार से और प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग करती हूँ कि जिस तरीके की बर्बरता मेरे साथ हुई है मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज सभी अदालतों में हड़ताल है, हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में भी हड़ताल है। यहां तक कि वकीलों की प्रैक्टिस करने वाले लोगों ने भी हड़ताल की है। सभी वकील अपनी अदालतों के बाहर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें बीते दिनों हापुड़ में बीते दिनों जो घटना हुई थी जिस पर लाठीचार्ज किया गया था महिला वकील पर, इसके विरोध के चलते आज सभी वकील हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी तक प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को मानने के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वकीलों का यहां तक कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे चलकर बड़े स्तर पर इस प्रदर्शन को करेंगे। और बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले ही प्रेस नोट जारी कर दिया था, आज हड़ताल करेंगे इस प्रकार के प्रेस नोट जारी कर जानकारी दे दी थी। इससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, खबरों का रुख करते हैं। खबर मेरठ से है जहां प्रदेश में आज से वकीलों की कलमबंद हड़ताल। यूपी बार काउंसिल का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी। आज कचहरी में धरने पर रहेंगे जिले के वकील। धरने के बाद डीएम एसडीएम को देंगे ज्ञापन। धरने के बाद डीएम एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापन।
5 सितंबर को डीजीपी सीएस का पुतला दहन, 6 सितंबर को भी हड़ताल आंदोलन को बैठक। हापुड़ डीएम एसपी के तबादले की मांग जारी, दोषी पुलिस वालों पर केस हो तहरीर दी गई है। हापुड़ में घायल वकीलों को मुआवजा दिया जाए। प्रदेश भर में दर्जन वकीलों पर मुकदमे वापस हो, प्रदेश भर में जितने भी वकीलों पर मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग जारी की गई है। 29 अगस्त को हापुड़ में वकीलों पर हुआ था लाठीचार्ज, जिसके चलते यह हड़ताल की जा रही है। प्रदेश में आज वकीलों की कलमबद्ध हड़ताल जारी है। बता दें कि यूपी बार काउंसिल का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी है। बीते दिनों हुई हापुड़ में घटना पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन जताया है। कचहरी में धरने पर जिले के सभी वकील बैठे हुए हैं। धरना करने के बाद डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं बता दें कि 5 सितंबर को डीजीपी और सीएस का पुतला दहन करेंगे। वहीं 6 सितंबर को भी हड़ताल और आंदोलन की बैठक करने का ऐलान किया है। तो बता दें कि प्रदेश भर में दर्ज वकीलों पर मुकदमे वापस लिए जाएं, कुछ इस प्रकार से मांग रखी है वकीलों ने। साथ ही कानपुर में भी हापुड़ पर हुए मामले पर, जो हापुड़ में लाठीचार्ज का मामला था, उसके चलते लाठीचार्ज के विरोध में 4 सितंबर यानी कि आज प्रदेश व्यापी हड़ताल बार काउंसिल ने ऐलान किया है हड़ताल का। उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने ये घोषणा की है। अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे खत्म करने की मांग भी की है। वही मांगे पूरी न होने पर एसएसपी और डीजीपी का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के और साथ ही मुआवजे की मांग भी की है वकीलों ने। बता दें कि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे खत्म करने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर एसएसपी और डीजीपी का पुतला फूंकने की बात भी कही जा रही है। वहीं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के साथ साथ मुआवजे की मांग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बस्ती दौरा आज सुबह 10:30 बजे बस्ती पुलिस लाइन पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बता दें कि सुबह 10:30 बजे बस्ती पुलिस लाइन पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 11 बजे लेधवा गांव का भ्रमण करेंगी राज्यपाल। भ्रमण और लाभार्थियों से बातचीत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। संकुश कैंसर चिकित्सालय का करेंगी शिलान्यास। 2 बजे से ओपेक कैली मेडिकल कॉलेज जाएंगी। राज्यपाल महिला व बाल वार्ड का निरीक्षण भी करेंगी। टीबी मरीज से बातचीत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। टीबी मरीज से बातचीत करेंगी राज्यपाल। जी, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब से कुछ ही देर में बस्ती पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं? बता दें कि आनंदीबेन पटेल जी का आगमन होगा पुलिस लाइन में, जहां से वो बाय रूट जो है वो एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पुलिस विभाग द्वारा पूरी तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग करके पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कहीं पुलिस विभाग द्वारा नहीं रखी गई है। और जो शहर के आवागमन है वर्जन के द्वारा किसी को कोई समस्या ना हो, हर जगह उसका ख्याल रखा गया है। और बाकायदे भारी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जी
जी, साथ ही वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगी। इसके अलावा उनके अन्य किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम? जी, आपको बता दें कि कार्यक्रम बस्ती जिले में वो जो 10:30 बजे आएंगी और फिर 11 बजे वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो निजी जैसा कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करके फिर वो लेदवा गांव जाएंगी, जहां जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मॉडल गांव घोषित किया गया है, उसका जायजा लेंगी और फिर जिले में अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और जिला जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसका भी भ्रमण करेंगे और उसका जायजा लेंगे। पुनः 4:30 बजे वो अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती दौरे पर है। अब से कुछ ही देर यानी कि सुबह 10:30 बजे आनंदीबेन पटेल बस्ती पहुंच जाएंगी। बता दें कि आज बस्ती दौरे पर है राज्यपाल, साथ ही वो आज एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगी। उसके साथ टीबी मरीज से भी बातचीत करेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं लखनऊ की, जहां राजधानी में एक बार फिर डेंगू ने दी दस्तक। लखनऊ में डेंगू के मरीजों में हुआ इजाफा। राजधानी में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बता दें कि लखनऊ में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। राजधानी में डेंगू का कहर लगातार जारी। लखनऊ में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज। अब तक लखनऊ में अकेले डेंगू के मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा है। वहीं राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू लगातार तेजी से पैर पसार रहा है। वार्डों में एंटी लार्वा फॉगिंग का छिड़काव नहीं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। अकेले लखनऊ में ही 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। बता दें कि डेंगू फैलने से कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। फॉगिंग का किसी प्रकार का कोई छिड़काव देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन में लापरवाही सामने आ रही है। वार्डों में एंटी लार्वा और फॉगिंग का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते और मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और साथ ही कई वार्डों में गंदगी का अंबार भी देखा जा सकता है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से डेंगू ने दी दस्तक। डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, लगातार वार्डों में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, फॉगिंग या छिड़काव नहीं किया जा रहा है, उसके चलते क्या प्रशासन अभी तक सख्त नहीं हो पाया है? जी देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि जो प्रशासन है वो लगातार जो डेंगू के केसेस हैं उसको देखते हुए जो अस्पताल है और तमाम जो ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाले जो इलाके हैं उस पे निगरानी बनाए हुए है तमाम क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका ये कहना है कि ये जो हर साल ये जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, जब बरसात खत्म होती है जिसके बाद से जो धूप का जो दौर होता है वो बढ़ता है, तो इसमें जो डेंगू के लार्वा जो होते हैं वो बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एंटी लार्वा होता है वो उसके छिड़काव भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि जो एंटी लार्वा है वो तमाम ऐसी जगह पे छिड़काव किए जाएं और साथ ही जो जैसे जो घर है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे एक बार अगर प्रशासन की तरफ से एंटी लार्वा वहां मिलता है तो उनको नोटिस दी जाएगी और दोबारा अगर चेकिंग में फिर अगर उनका डेंगू का जो लार्वा है वहां मिलता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सख्त तो दिख रहा है। और जो आपको मरीजों की संख्या बता दें तो जो हर अस्पताल है उसमें डेंगू के लिए वार्ड तो बना दिए गए हैं। तो अभी जो डेली ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे हैं वो करीब जितने ओपीडी के पेशेंट है उसका 10% जो है वो डेंगू के कहीं ना कहीं जो लक्षण है
उसको लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये स्वास्थ्य विभाग है इसको लेकर चिंता में है कि कहीं ना कहीं जो डेंगू के है, क्योंकि ये एक जानलेवा भी बीमारी है। अगर डेंगू का अगर सही वक्त पे इलाज ना हो तो किसी की जान भी जा सकती है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अलर्ट दिख रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जी, साथ ही जानना चाहेंगे कि अब तक अकेले लखनऊ में ही कितने एक्टिव डेंगू मरीजों की संख्या है? जी देखिए, जिस तरीके से अलग अलग अस्पताल हैं, क्योंकि तमाम यहाँ पे बड़े अस्पताल भी हैं, तो जो अलग अलग अस्पताल में हैं, तो जो लक्षण आ रहे हैं वो डेंगू के, वो 10% हर ओपीडी में आ ही रहे हैं। चाहे हम केजीएमयू की बात कर ले, चाहे लोहिया की बात कर ले, सिविल की बात कर ले, किंग मैरी की बात कर ले, तो तमाम अस्पताल हैं। तो ये अगर रेशियो रखा जाए तो एक अच्छा खासा रेशियो निकल जाता है, क्योंकि किसी भी ओपीडी में, सरकारी ओपीडी में 300, 400, 500 लोगों से कम नहीं आते हैं, उसका 10% बहुत हो जाता है। तो तमाम ऐसे हैं, तो जिसको देखते हुए प्रशासन भी सख्त है और जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी आदेश दिए हैं कि अपना जो वार्ड है, कम से कम 2 से 3 वार्ड स्पेशली डेंगू के लिए बनाए गए हैं और साफ सफाई, स्पेशली जो साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जी, साथ ही अगर किसी वार्ड में या किसी हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार हमें देखने को मिलता है तो उस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा, इस प्रकार की कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ के अगर इस तरीके की कहीं पाई जाती है, जैसे गंदगी पाई जा रही है या मरीजों को कोई दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहली जो अगर प्रशासन की गाज गिरेगी तो वो जो अस्पताल के सीएमएस होते हैं उन पे गिरेगी। तो कहीं हमने कई सीएमएस से भी इस मुद्दे को लेकर बात की है। तो जो सीएमएस है उनका भी ये कहना है कि देखिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए हैं, साफ सफाई पूरे अस्पताल में है, क्योंकि सीएमएस एक बड़ा अधिकारी भी होता है, उसके देख रेख में पूरा अस्पताल होता है। तो अगर कुछ ऐसी लापरवाही अगर बरती जाएगी तो सीएमएस पे, किसी भी अस्पताल का वो सीएमएस, तो फिर तो उस पर गाज जरूर गिरेगी प्रशासन की। जी बिल्कुल अरमान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो वहीं अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो वार्ड, डेंगू के अलग से वार्ड बना दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में। साथ ही ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर किसी हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही जो हॉस्पिटल के सीएमएस होंगे वो जवाबदेही होंगे। बता दें कि रोज 10% करीब डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा फॉगिंग और छिड़काव का भी कार्य किया जा रहा है, उसके बावजूद डेंगू की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां मारपीट के बाद युवक से बैग छीनकर दबंग हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बैग किया बरामद। बता दें कि सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हो गई है। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं हम आपको। पीड़ित की शिकायत पर जांच में पुलिस जुट गई है। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं आपको। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बैग उससे बरामद कर लिया है। डिबाई कोतवाली की नगर चौकी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां मारपीट के बाद युवक से बैग लेकर दबंग हुए फरार। सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बैग किया बरामद।
सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। खबर बुलंदशहर से, जहां मारपीट के बाद बैग लेकर फरार हुए दबंग। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ितों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बैग भी बरामद कर लिया है। मारपीट के बाद युवक से बैग लेकर फरार हो गया था आरोपी, जिसके बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवक के पास से जो बैग है वो बरामद कर लिया गया है। बता दें कि मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। तो वहाँ पे ताहिर पुत्र चमन और एक लड़का और था नली, इन दोनों ने मुझे मेरे जिम से फॉलो करा। फॉलो करते करते घंटा घर पे आके ये मुझसे ज़बरदस्ती कहने लगे कि हमारे घर पे चलो, हमारे घर पे चलो। मैंने मना करने के बाद इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी और मेरे बैग में कुछ कैश रखा हुआ था और एक फ़ोन था, जिसको ये जबरन छीन के ले गए। अब वो थैला पुलिस ने बरामद करवा लिया है और दोनों को यहाँ पे रोका हुआ भी है और अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मामला क्या था? ये बताया जा रहा है कि कुछ कोई उनसे पहले से कोई मामला चला रहा है। ये पुराना कोई मामला नहीं था, आज उन्होंने अचानक ही हाथापाई करी। आज से पहले संबंध मेरे बहुत अच्छे थे। खबर प्रयागराज से, जहां हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील आज हड़ताल पर। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज हड़ताल पर है वकील। वहीं सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील भी हड़ताल पर हैं। बता दें कि इस बीच आगरा से खबर सामने आ रही है। आगरा से खबर हम आपको बता दें, आगरा से खबर इस वक्त सामने आ रही है। आगरा से आपको खबर बता दें, बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या से मचा हड़कंप। आगरा से खबर, घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था 58 वर्षीय बुजुर्ग। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों का अभी तक नहीं चल सका पता। बसौनी थाना क्षेत्र के उमरैथा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। खबर आगरा से, जहां एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर चारपाई पर सोया हुआ था बुजुर्ग। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि खबर आगरा से है, जहां पर एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। एक 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार घर के बाहर चारपाई पर सोया हुआ था बुजुर्ग। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि खबर आगरा से है, जहां घर के बाहर चारपाई पर सोए हुए 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है।
मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आगरा से, जहां 58 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि घर के बाहर चारपाई पर बुजुर्ग सोया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां लोडेड ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के समय हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर खोखे में जा घुसा ट्रैक्टर। लोडेड ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर खोखे में जा घुसा ट्रैक्टर। क्षेत्र में मची अफरा तफरी। इस हादसे से क्षेत्र में मची अफरा तफरी, मौके पर जुटी भीड़। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लोडेड ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर खोखे में जा घुसा ट्रैक्टर। हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं मौके पर भीड़ भी जुट गई है। बता दें कि ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर एक लोडेड ट्रैक्टर खोखे में जा घुसा है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। खबर बुलंदशहर से, लोडेड ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर खोखे में जा घुसा ट्रैक्टर। हादसे के बाद से क्षेत्र में मची अफरा तफरी, मौके पर जुटी भीड़। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।